जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है रस, और रस के 5 पार्ट्स हो गए हैं। और 5 पार्ट्स में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। रस का अर्थ, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे, मतलब A to Z मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर रस, एक एक रस पढ़ा दीजिए, जैसे श्रृंगार रस उदाहरण सहित, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हास्य रस, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन बीच में कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर रस के बाद प्लीज़ समास पढ़ा दीजिए, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो मतलब कि उच्च कोटि के साहित्यकार भी हैं, कविता बनाकर डिमांड कर रहे हैं भाई। एक हैं मतलब कलमकार हैं संदीप सिंह, चूँकि उनसे बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उनका एक मैसेज आया, उसको मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। फिर मैं आपको समास आज पढ़ाऊँगा। उनका मैसेज रहा, संदीप सिंह लिखते हैं कि बतिया हमार सुना हो सुनील बबुआ, बतिया हमार सुना हो सुनील बबुआ, खेलिला एक दिन समास के फगुआ, खेलिला एक दिन समास के फगुआ। और कई बार रउआ से गुजारिश हम कैली, रउआ लेकिन वह पे ध्यान नहीं दिहली। अरे देनी जी, रउआ लेकिन वह पे ध्यान नहीं दिहली। और आज अभियान में गर ई न हो पाई, आज अभियान में गर ई न हो पाई, तो समझ ली टाइमिया एक्सपायर हो जाई, तो समझ ली टाइमिया एक्सपायर हो जाई। चढ़ा द आज कमान पे, चढ़ा द आज कमान पे तीर ए चौरसिया, और समास के देमो के कैदा बरिसिया। तो भाई साहब, ऐसा अगर तीर अगर कमान की बात आ गई तो समास हम जरूर पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? समास। आज हम पढ़ाएं समस्या। क्या पढ़ाएं? समस्या। देखा, हम रस पढ़ौनी, छंद पढ़ाएं अलंकार, मन ला के पढ़िया मिली सफलता अपरंपार। और रस के बरसौनी रस, अभिन ले रस के बरसौनी रस, आज पढ़ाएं समस्या, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। अब कई लोग कहेंगे सब कि समस्या क्या होता है। अरे भैया, समस्या का मतलब समास। क्या? समस्या का मतलब समास। और मौज मस्ती के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं समास। देखिए, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो फिर या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हो, UPT, TPT, PIT, A to Z किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर समाज से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि समास का मतलब क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है। ठीक, अर्थ। ओके, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। मतलब कोई भी बात, जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, और मान लीजिए कि आप पढ़ाने वाले हो इंटरव्यूअर को, और उसको आप स्टूडेंट मान के पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है। तो आप शुरू कैसे करोगे? शुरू आप ऐसे कर सकते हो कि सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? हम सब बहुत अच्छे हैं सर, मैडम। अच्छा, ये बताइए कि PTM में कौन कौन आ रहा है आज, या कौन कौन आता है? तो सर मम्मी और पापा आते हैं। ओके, क्या आते हैं? मम्मी और पापा। तो नहीं बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मम्मी पापा आते हैं। कौन आते हैं? मम्मी पापा। देखो कौन कौन आता है PTM में? मम्मी और पापा, भैया और दीदी आते हैं PTM में। तो हम बच्चों, आपको ऐसे नहीं, आप और बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो PTM में कौन कौन आता है? मम्मी पापा आते हैं। कौन कौन आता है? मम्मी पापा आते हैं। मतलब कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक बातों को कह सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह, तो उसे क्या कहते हैं? पंचवटी। तो इसे 5 वटों का समाहार, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उससे बढ़िया छोटा सा लिख दो, इतनी सा गोली की तरह से, पंचवटी लिख दो। क्या लिख दो? पंचवटी लिख दो। समझ गए नहीं? 3 राहों का समूह, इतना लंबा वाक्य लिखने से बढ़िया आप लिख दो तिराहा।
क्या लिख दो, तिराहा। मज़ेदार तरीका है कि नहीं बच्चों? सोचो, कम से कम मतलब इंक भी कम खर्च हुआ, कागज़ भी कम खर्च हुआ। आपस में लड़ते हो ना कि गुरुजी हमारा पन्ना फाड़ दिया, पन्ना फाड़ दिया, तो पन्ना के लिए लड़ते हो ना, तो पन्ना ही बचाओ ना। 3 राहों का समूह, इतना लंबा लिखने से अच्छा तिराहा लिख दो। ये जो लंबी पंक्ति को संक्षेप में कर रहे हैं ना, इसे ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास किन किन शब्दों से मिलके बना है, कैसे बना है, ये हम समझेंगे बच्चों। देखिए, समास में क्या है? सम आस। क्या है? सम और क्या है? आस। कोई बता सकता है सम का मतलब क्या होता है, आस का मतलब क्या होता है? बोलो, अगर पता है। चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप बच्चों से पूछोगे, बच्चों आपको पता है, तो बच्चे अपने मुंह खोल के, इसे मुंह खोल के कहेंगे ना गुरुजी। तो बताना कि आओ हम बताते हैं। समास का मतलब होता है, सम का मतलब होता है अच्छी तरह से। क्या क्या होता है? अच्छी तरह से। ठीक प्यारे बच्चों। आस का मतलब होता है बैठाना, ठीक है? यानी एक से अधिक शब्दों को आपस में एक पास अच्छी तरह से सेट करना, बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब जैसे देखिए, समास के कितने भेद होते हैं, कोई बता सकता है हमें? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइए समास के कितने भेद होते हैं। देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक ना? 6 कौन कौन से भेद होते हैं? देखो, पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है ना? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। अभी आराम से आप लोग कॉपी में लिखो, मैं एक एक को समझाऊंगा बढ़िया से, समझ भी आएगा, याद भी रहेगा। क्योंकि समझना बड़ी बात नहीं है, उसको याद रखना बड़ी बात है। तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? तीसरा कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। पांचवा कौन सा समास होता है, बताओ? द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। और छठवां कौन सा होता है? बोलो, बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन सभी भेदों को हम बड़ी इत्मीनान से और आराम से समझेंगे। देखिए, अब कुछ ऐसे समास होते हैं ना, पहली बात तो आप ये जानिए, भेद को जानने से पहले समास में 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स इन समास। अंग्रेजी में समझो, क्योंकि हमको पता है आजकल के लोग अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं। देखिए, पहली बात, इसको समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, समास में 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो होता है कि जैसे कि मान लें कि 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। समास और संधि में क्या अंतर होता है? संधि जब हम समझाएंगे तो बताएंगे कि संधि में क्या होता है कि 2 वर्णों को मिलाकर संधि होता है, ठीक ना? लेकिन 2 शब्दों को मिला के समास होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि 2 शब्द है, उसको आप मिला रहे हो, तो जो पहला शब्द होता है, दोनों शब्दों को पद कहते हैं। तो पहले वाले को पूर्व पद क्या कहते हैं? देखो, ये भी गिर रहा है, मतलब हाथ से मेढक की तरह उछल रहा है। पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। प्लस
दूसरे वालों को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर माने बाद होता है, उत्तर पद। और बराबर दोनों को मिलाकर क्या होता है, समासिक पद। समासिक पद ये होता है। अब बड़ी चमत्कार है, कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद को खंड भी कहते हैं, ये प्रधान होता है, ठीक ना। इनको अभी अलविदा कहो, इसी पे समझना है। किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा, और किसी में दोनों प्रधान होते हैं या किसी में दोनों प्रधान नहीं होता है, ठीक है। तो यही चमत्कार है, इसी को समझना है कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। और इन्हीं अंतर को समझ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 इज फिक्स, इसको आप समझ जाओगे आराम से। देखो बच्चों, अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय, जिसको मतलब कि बदला ना जा सके। जैसे मान लीजिए कि यथाशीघ्र, क्या होता है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, ठीक ना। तो ये जो यथाशीघ्र है ना, तो यथा जो है पूर्व पद है, ये क्या है, अव्यय है, इसलिए क्या है, अव्ययी भाव समास। यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम निपटा दो। तो लिखोगे ना, जितना जल्दी हो सके, इतना लंबा वाक्य है, उसको उतने लंबे पद को मिला के यथाशीघ्र लिख दो। जितना जल्दी हो सके ये क्या होगा, समासिक पद हो जाएगा। तो उतने लंबा लिखने से बढ़िया इतना में लिख दो, यथाशीघ्र। बात समझ गए ना। अब पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसका जो पूर्व पद है ये क्या है, अव्यय है, इसलिए ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। क्लियर। अब देखिए इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए राजा की कन्या जा रही है, ठीक ना। वाक्य देखना ध्यान से, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा दीजिए धीरे से, अब समझिएगा धीरे से। जैसे मान लीजिए तत्पुरुष समास हम समझा रहे हैं, एक वाक्य है, राजा की कन्या सुंदर है, ठीक है, क्या है, सुंदर है। बात समझ गए ना। अब देखो यहाँ लिखो राजा की कन्या, इतना लंबा में लिख दिए। इसको सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो, राजकन्या। क्या लिख सकते हो, राजकन्या। ओके, क्या लिख दोगे, राजकन्या। राजकन्या का मतलब राजा की कन्या। ओके, तो यह क्या है, समासिक पद है, क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के क्या बनता है, समासिक पद बनता है। समासिक पद लंबा है, इसको मिला दोगे, समास कर दोगे, समास में संक्षेप कर दोगे तो राजकन्या बन जाएगा। अब मैंने बताया ना कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राजा की कन्या सुंदर है, सुंदर कौन है, राजा या उनकी कन्या, किसकी बात हो रही है। प्यारे बच्चों रिलैक्स होकर बताओ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राजा की कन्या सुंदर है, सुंदर कौन है, कन्या, तो प्रधान कौन हो गया, कन्या, यानी कि कन्या क्या है, पूर्व पद उत्तर पद, कौन पद प्रधान हो गया, उत्तर पद। तो जब उत्तर पद प्रधान है तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब इसमें छिपा क्या है, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो कारक छिपा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान क्यों है, क्योंकि ये जो सुंदर है, चाहे राजा की कन्या जा रही है, तो रही है, रहा है नहीं बोला ना, क्योंकि राजा पुल्लिंग है, ये नहीं कहा है कि राजा की कन्या जा रहा है, ऐसा नहीं है, रही है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कन्या पे, यानी उत्तर पद प्रधान, तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास। क्लियर। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है,
कर्मधारय समास में ये होता है प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास में आपका हो जाता है उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास हम समझते हैं, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण और विशेष्य की बात होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि नील कमल, ठीक ना, नीला है जो कमल उसे क्या बोलते हैं, नील कमल। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं नीला है जो कमल। अब इतना लंबा वाक्य है, इसको क्या करना है, संक्षेप। संक्षेप माने समास, यानी कि नील कमल, क्या, नील कमल, समझ गया ना। यानी कि ऐसा कमल जो नीला है, ठीक ना, मतलब ये विशेषण है और ये विशेष्य है। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, विशेषण। मैंने एक वीडियो आपको प्रदान की थी, अगर आप हमारे डेमो क्लास से जुड़े हुए हो तो आपको एक वीडियो मिली होगी जिसमें लिखा है थंबनेल पे विशेषण। उस वीडियो को जाकर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको विशेषण के बारे में पता चल जाएगा। और विशेषण वाला जो शब्द होता है वो जिसकी बत्ती आ गई, धन्य हो, कल से तरस गए थे हम लोग, कहाँ थी आप, कृपा बरसाया कीजिए। हम लोग परेशान थे बिजली के बिना, अंधेरे में पढ़ा रहे थे, ऐसे ही लाइट आ गई। तो जिस शब्द से, मतलब जो शब्द चली गई, फिर जो शब्द विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक ना। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इस बात को आप गांठ बांध दीजिएगा, ठीक ना, ये होता है। और इसमें प्रधान कौन होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने आपको बता दिया तो आपको आसान लग रहा होगा। आप हमें ये बताइए कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक, या फिर दोनों प्रधान होते हैं या दोनों प्रधान नहीं होते हैं, आप हमें बता दो। इससे आपको लगेगा ना कि आपकी तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है और कितनी है, ठीक ना। अभी आगे मैं बताने वाला भी हूँ, ठीक ना। साथियों, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास के बाद हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। अच्छा, आपने कई बार पढ़ लिया है समास, हमें पता है। आप सिंपल सा एक प्रश्न है उसका जवाब दे दीजिए कि जो द्वंद्व समास होता है इसका अर्थ क्या होता है। सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में अपने स्वर्णिम अक्षरों से जवाब दे दीजिए। देखिए, जो द्वंद्व समास होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है युग्म। क्या होता है, युग्म या जोड़ा। क्या होता है, युग्म होता है या फिर जोड़ा होता है। अब देखो, आपको पता है द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में कौन सा प्रधान होता है। सिंपल सा प्रश्न है। अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं या फिर लिखित परीक्षा दे रहे हो, ठीक ना, कोई भी परीक्षा, उसमें ये पूछा जाए कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों में से कोई नहीं प्रधान होता है, कौन सा ऑप्शन सही करोगे बताओ। चलो मैं आपको बता रहा हूँ। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। कौन, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, ठीक ना। और ये जो समास है इसमें जो दो शब्द होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों को जोड़ने वाले, जो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका, योजक चिन्ह, इसका हम प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह होता कैसा है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी, क्या होता है, एक शब्द है पति पत्नी, ठीक है। मैंने बोला ना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पति पत्नी। भाई पति भी प्रधान है, पत्नी भी प्रधान है।
अब जो पति लोग हैं ना, अपने आप को ही प्रधान खाली मानते हैं। भैया देखो, द्वंद्व समास कहता है कि पति और पत्नी दोनों प्रधान हैं। और गांव में भी जाके देखो, आजकल पत्नी ही प्रधान बनती हैं। पति प्रधान ही करता है, लेकिन नाम पत्नी का होता है। समझे? कहने का मतलब दोनों प्रधान हैं। समझ गए ना? माता पिता, माता और पिता, देखो पूर्व पद उत्तर पद दोनों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि यह पति पत्नी दोनों है। अब इसका समासिक पद क्या होता है? पति और पत्नी। क्या हो जाएगा? पति और पत्नी। माता पिता, बीच में योजक चिन्ह होगा, माता और पिता। इस तरह से क्या होता है? ये है द्वंद्व समास। अब देखो, द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको पढ़ाएंगे इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि आपके सामने समय कम रहेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, लगभग मान लो 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इतना मिनट आपको मिलेगा नहीं पढ़ाने के लिए, तो पूरा देख लो। इसका जो निचोड़ होगा ना, उसको पढ़ाना। ऐसे ऐसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, इंटरव्यूअर को पढ़ाओगे ना, लेकिन ये थोड़ी कि ऐसे पढ़ा रहे हो पढ़ाते जाओगे। इंटरव्यूअर इसी से आपसे प्रश्न पूछेगा। आप इंटरव्यूअर को पढ़ाना शुरू करोगे, वहाँ से प्रश्नों का बौछार करेगा। आप कहोगे कि सर हम समास पढ़ाएंगे, कहेंगे ठीक है समास का अर्थ बताओ। आप टप से बता देना, संक्षेप होता है, ठीक ना? समासिक पद, समास में कौन कौन से पद होते हैं? कह देना पूर्व पद, उत्तर पद और समासिक पद, 3 पद होते हैं। फिर पूछेगा द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बोलते ना गुरुजी दोनों प्रधान होता है। पति पत्नी, पति भी प्रधान है, पत्नी भी प्रधान है। ऐसे शानदार तरीके से बताना, ऐसे बताना होता है, ठीक ना? ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद क्या है? ये इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व हो गया, इसके बाद है द्विगु समास, ठीक ना? ये समझ गए ना? द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। तो ये तो जोड़ा है ना, पति पत्नी का जोड़ा है ना, जोड़ा। दोनों पद प्रधान, इहो प्रधान इहो प्रधान, ठीक? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो हुआ है। साक्षात दिख रहा है कि नहीं? बोलो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, लिख लो इसको। अब हम करते हैं स्वाहा। और अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। सिंपल सा बच्चा समास है यह। ये क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जो द्विगु समास में पूर्व पद होता है ना, क्या? पूर्व पद। यह द्विगु, द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि माने दो। मतलब द्विगु समास का जो नाम है ना, इसमें ही जो पहला है वे द्वि का मतलब संख्या, 2। यानी संख्या का बोध, एक ऐसा समास जो संख्या का बोध कराए। तो पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक, ठीक है? संख्यावाचक। बात को समझिएगा आराम से। आपको, हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन ये सब देख लो कि परीक्षा में टाइम नहीं रहता है ना। ऑन द स्पॉट पूछेगा, ऑन द स्पॉट बताना होगा। पता है द्विगु पूछ रहा है, तुम द्वंद्व का उत्तर बता रहे हो, द्वंद्व पूछ रहा है द्विगु का उत्तर बता रहे हो, क्योंकि दोनों दो से है, ठीक है? आप कहाँ फिसलोगे, आप फिसल के पच से गिरोगे, ये हमको पता है, क्योंकि हम गिर चुके हैं कई बार। और गिर गिर के तब इस गिरी पर हम आए हैं, ठीक ना? गिरी माने पहाड़। तो गिर गिर के तब हम सिलेक्ट हुए हैं। और सिलेक्ट हुए, 1000 बार रिजेक्ट हुए हैं, तब एक बार सिलेक्ट हुए हैं। तो सब कुछ पता है कि कहाँ आप फिसलोगे, ठीक है? तो यहाँ द्विगु का पहला क्या है? द्वि माने संख्या। तो इसलिए पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक। समझे? अब देखो, जैसे मान लो कि प्यारे बच्चों के समझना, प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप 4 राह है, जहाँ खड़े हो इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक? यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से रास्ता, यहाँ तुम खड़े हो। 1 राह, 2 राह, 3 राह, 4 राह, यहाँ पे खड़ा हो क्या कहोगे? चौराहा। क्या? तो 4 राहों का समाहार। यहाँ से लिखो 4 राहों का समाहार। इतना लंबा लिखो, उससे बढ़िया टप से इत्ती सा लिखो, चौराहा। क्या? चौराहा। ओके? 4 राहों का समाहार बराबर चौराहा। तो चौ मने 4, राह मने राह, 4 राहों का चौराहा। इससे कहते हैं संक्षेप, इससे कहते हैं समास, इससे कहते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। क्योंकि पूर्व पद इसमें क्या है? यह है पूर्व पद, पूर्व पद। और ये क्या है? उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक। क्या है?
पूर्वपद संख्यावाचक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, द्विगु समास। इस तरह से आप बच्चों को समझाइएगा, ठीक है। और इसके बाद से एक समास और है, और उस समास का क्या नाम है, उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो और साथ में अगर मान लीजिए कि डीएसएसबी की भी तैयारी करना चाहते हो, किसकी, डीएसएसबी की, या यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हो, तो फिर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है ना 63 93 74 44 74, तो इस पे आप मैसेज करके या फ़ोन करके जुड़ सकते हो, क्योंकि क्लास जारी है। ठीक, अब आइए देखिए बहुब्रीहि समास। क्या, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, क्या इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। आप हमें इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करके। ऑप्शन में दे रहा हूँ आपके सामने। पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई प्रधान नहीं होता है। मारो, ठोको, तुरंत उत्तर ठोको, ठीक है। देखो मैं अब बता रहा हूँ, आपने उत्तर दे दिया होगा, हमको पता है। अब मैं बता रहा हूँ, बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या, नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, नहीं होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, समझे। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो मतलब कि एक विशेषण का काम करता है जो शब्द, जैसे मान लो कि नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ वह कौन है, नीलकंठ। जैसे मान लो नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, ओके, यानी कि नीला है जिसका कंठ वह, नीलकंठ। ये नीलकंठ क्या है, देखो इसमें क्या विशेषता बता रहा है ना, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा भगवान जिसका कंठ ही नीला है, ठीक है, विष पीते पीते। तो नीला है जिसका कंठ इतना लंबा सा है, उसका एक का संक्षेप क्या है, समास, नीलकंठ। अब वह है कौन, बताओ कौन है वो है डमरू वाले अपने शिव भगवान। कौन है, भोले भंडारी। अब देखिए शिव भगवान की विशेषताएं बता रहा है ना, और इसमें क्या, नील, यह नीला ब्लू, ये भी प्रधान नहीं है, कंठ भी प्रधान नहीं है, इसका संकेत जा रहा है शिव पे, कोई तीसरा पद है वह प्रधान है। प्रधान कौन है, यह पहला पद प्रधान नहीं है, दूसरा पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद है जिसका संकेत हो रहा है वो तीसरा पद प्रधान है। समझ गया ना। तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास। अब देखो समास का चैप्टर यही समाप्त नहीं हुआ, आप इंटरव्यू के सामने ऐसे पढ़ा सकते हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप इतना पढ़ा सकते हो, इतना तो आप पढ़ाना, दो चार और उदाहरण जोड़ के। लेकिन ये है समास का पार्ट 1, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पार्ट 2, हो सके तो पार्ट 3 भी। वह इसलिए रहेगा क्योंकि देखो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, गुरुजी आपको हमें पता है बहुब्रीहि जानते हो, आप हमें बताइए बहुब्रीहि के कितने भेद होते हैं, भेद भी होते हैं इसके, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ये सारा भेद का मैं खोपड़ी में छेद करूंगा एक वीडियो बना के। और वहाँ से पता है, जैसे कि मैंने रस पढ़ाया था, ठीक ना, तो रस सूत्र की जो मैंने व्याख्या बताई थी ना, शायद आपने वीडियो देख ली होगी, जिसमें मान लो भट्ट ने रस सूत्र की व्याख्या दी, शंकुक ने दी, भट्टनायक ने दी, अभिनव गुप्त ने दी। ठीक, तो एक ने कमेंट किया था कि गुरुजी क्या हम छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाएंगे इंटरव्यू में। अरे गुरुजी आप नहीं पढ़ाओगे, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा,
जब आप कहोगे ना कि हम रस पढ़ाएंगे तो कहेगा ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कहोगे गुरु जी वो हैं भरत मुनि, ठीक ना, ऐसे काला टाइटल कहोगे तो कहेंगे भरत मुनि, ठीक, भरत मुनि की वो परिभाषा बताओ जो विभाव अनुभाव पे है, ठीक, तो कहोगे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संघात रस निष्पत्ति है, तो कहेंगे कि इस पे व्याख्या किसने किसने दिया है? वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। मैं इतना गहराई में जाकर पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ी कि आप बच्चा को पढ़ाओ। अरे आप इंटरव्यूअर को पढ़ाने जा रहे हो तो इंटरव्यूअर को इतना पढ़ा देना समास में, ठीक, समास में इतना पढ़ा देना, लेकिन जो अगला पार्ट बताऊंगा ना उसमें से गहराई से प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक ना, कि बहुब्रीहि समास से कितने भेद होते हैं। अब बताओ, आप टाइप करो कमेंट बॉक्स में, सबका भेद मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और जो अगली वीडियो रहेगी, ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, ये है, अगली जो वीडियो रहेगी ना, आप किसी भी परीक्षा की, जैसे मैंने बोला ना DSSB हो गया, UP TGT PGT PRT हो गया, इन सभी में तो उसमें भी आपसे पूछेगा वहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगली वीडियो हम आपको समास का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, बताएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स का मतलब कि मैसेज आ रहा है कि गुरुजी आप रस पढ़ा दिए हैं तो छंद और अलंकार भी पढ़ा दीजिए, कहानी कैसे पढ़ाएं ये भी बता दीजिए। देखिए धीरे धीरे हम सब बता देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, धीरे धीरे हम सभी पॉइंट, आपका जितना मैसेज आता है ना सारा मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि वहीं से मैं बताता हूँ। और ये समास मैंने पढ़ाया अपने हिसाब से थोड़ी, आपके हिसाब से, आपके निर्देशानुसार, आपके आदेशानुसार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।